वेलकम बच्चों टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्विक रिवीजन थ्रू फार्मूला। बेटा इसमें हम लोगों ने 75 नंबर तक के फार्मूलों को रिवाइज कर लिया था। अब हम लोग को इसके आगे बढ़ना है। बेटा अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो क्विक रिवीजन थ्रू फार्मूला पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने 75 तक के फार्मूलों को रिवाइज कर लिया था। अब हम लोग उसके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। बेटा इसको हम लोग नीट और जेई मेंस 2022 इवन एडवांस उसके लिए भी ये यूजफुल होगा। उसके लिए हम लोग फटाफट फॉर्मूलों का रिवीजन कर रहे हैं। क्विक रिवीजन नाम ही है। ठीक है, तो बेटा अगर आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लो। यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 75 के आगे। लेट्स बिगिन। क्या है बेटा ये 76 नंबर, ये वेव का फॉर्मूला है। जब कोई वेव पॉजिटिव एक्स में अगर चल रही है यानी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बेटा इसमें ये वाई बता देता है पार्टिकल का मूवमेंट। मान लो ये ट्रांसवर्स वेव है तो पार्टिकल का मूवमेंट यानी वाई एक्सिस पर हो रहा होगा। ए पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, के वेव नंबर दैट इज 2 पाई बाई लेमडा, एक्स बताता है कि ये वेव किस एक्सिस पर चल रही है, माइनस साइन बता देता है कि ये कौन से डायरेक्शन में चल रही है। मतलब अगर ये माइनस है तो इसका मतलब वेव प्लस एक्स में जा रही है, और अगर प्लस होता तो माइनस एक्स में। ओमेगा 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ इंटू टी। तो ये है किसी वेव की वेलोसिटी का फार्मूला, या सॉरी वेव के मोशन का फार्मूला जो कि पॉजिटिव एक्स में जा रही है। और बेटा इसमें आपने देखा 77 वाले में बस एक ही अंतर है कि वो माइनस की जगह हो गया क्या, प्लस। तो ये बीच वाला जो साइन होता है प्लस की माइनस, वो ये बताता है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये प्लस है तो माइनस में जा रही होगी, अगर माइनस है तो प्लस में जा रही होगी। 78 का ये एलिमेंट्री फार्मूला वेव स्पीड का, यानी लैम्डा एक पार्ट एक क्रेस्ट वाटर की दूरी या कह लें एक वेवलेंथ टी टाइम में ट्रेवल हुई, तो ये लैम्डा बाई टी ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और इसी को आप ओमेगा बाई के कह सकते हो। ओमेगा को अगर आप 2 पाई बाई टी लिख दो बेटा और के को 2 पाई बाई लैम्डा, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। ये वेव स्पीड का फॉर्मूला है। 79 है बेटा किसका फॉर्मूला, कोई ट्रांसवर्स वेव अगर स्ट्रिंग में चल रही है तो उसकी स्पीड को आप कैसे निकालते हो। v इक्वल टू रूट टी बाई एम। इसी को बेटा देखोगे कुछ बुक्स म्यू भी लिखती हैं। तो रूट टी अपॉन एम या म्यू जो भी कह लें, तो वो मास पर यूनिट लेंथ है। टी यहाँ पे टेंशन है, मतलब कोई धागा कितना तना हुआ है उसमें टेंशन कितने का है, और उसमें मास पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर मास डेंसिटी कितने की है। ये वेव स्पीड का फॉर्मूला है ऑन ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। 80th बेटा ये पावर का फॉर्मूला है। जब कोई ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम से किसी स्ट्रिंग से गुजरती है तो कितने का पावर यानी कितने की एनर्जी पर यूनिट टाइम वो ट्रांसमिट करते हुए बढ़ती है, ये उसका फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर। ए एम्पलीट्यूड है, एफ फ्रीक्वेंसी है, एम बेटा ये मास पर यूनिट लेंथ है, वी स्पीड ऑफ वेव। 81 इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ में रिलेशन बता रहा है। अगर इंटेंसिटीज अगर आप डिस्टेंस के साथ चले जाओ तो इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। अगर एक पॉइंट सोर्स है तो आई प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है फॉर पॉइंट सोर्स, और आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। यानी ये रिलेशन इंटेंसिटी को डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट कर रही है। ठीक है, आप ध्यान देना, अगर I1/I2 है तो बेटा इधर R1 नीचे R1 स्क्वायर है, ऊपर R2 स्क्वायर, और यहाँ एम्पलीट्यूड A1 ऊपर है यानी A1 स्क्वायर बाई I2 स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूला इंटेंसिटी का है, ये वेव्स में भी यूज होगा यहाँ पर भी, और ये वेव ऑप्टिक्स में भी यूज होता है। 82 ये है स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव की इक्वेशन, यानी एक ऐसी वेव जो कि चलती ही नहीं, एक जगह पे स्थिर रहती है। तब भी इसको वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो वेव्स का सुपरपोजिशन है। ए इज एम्पलीट्यूड, के अगेन वेव नंबर 2 पाई बाई लेमडा, ओमेगा 2 पाई बाई टी। तो ये एक वेव की इक्वेशन है, और यहीं से आपको नोड एंटी नोड का कंसेप्ट भी मिलता है। 83 ये फॉर्मूला है n/12 रूट टी बाई एम। ये किसी सोनोमीटर वायर के फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है कि वहां से आपको कितने की फ्रिक्वेंसी मिल सकती है। जहां n क्या होता है बेटा, ये हार्मोनिक्स की संख्या है, यानी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड, या ये कह लो कि ये कितने लूप्स फॉर्म कर रहा होगा। ये फॉर्मूला है n/12 और फिर रूट टी बाई एम। तो ये फ्रिक्वेंसी इस फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए n की वैल्यू 1 ले लोगे, और अगर थर्ड हार्मोनिक बोला गया तो 3 कर दोगे। अगर फोर्थ ओवरटोन बोला गया, क्योंकि ओवरटोन एक कदम पीछे चलता है, तो अगर फोर्थ ओवरटोन होगा तो वो फिफ्थ हार्मोनिक होगा। बेटा 84th ये फॉर्मूला है अगर एक साइड में स्ट्रिंग फिक्स है और दूसरे साइड फ्री है। n इसमें क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट लूप्स, टोटल लूप्स। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये इक्विवेलेंट है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के, और ये जो फॉर्मूला होता है ये पहले वाला 83 वाला सोनोमीटर वायर वाला, ये इक्विवेलेंट है ओपन ऑर्गन पाइप के।
तो ओपन जैसे इस 83 वाले में आपको सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं, इवन और ऑड दोनों, जबकि ये जो 84 वाला है, यानी जिसमें स्ट्रिंग एक सिरे पर सिर्फ फिक्स है, दूसरा सिरा फ्री है, वहाँ आपको सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं, वेरी सिमिलर टू ऑर्गन पाइप्स। बेटा ये फॉर्मूला बता रहा है तुम्हें फेस और पार्ट डिफरेंस के बीच का रिलेशन। डेल्टा फाई इज फेस डिफरेंस, डेल्टा एक्स इज पार्ट डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा। बेटा इसको आप ऐसे निकाल सकते हो कि अगर 2 पाई का फेस डिफरेंस है तो लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, तो अगर हम डेल्टा एक्स उधर बोले तो कितने का होगा। 86 नंबर बेटा ये साउंड की स्पीड का फॉर्मूला है लिक्विड में, रूट में बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, बी कैपिटल बेस या बेस बल्क मॉडुलस, और गैसेस बेटा जिसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको करना होगा साउंड में, बी इक्वल टू गामा पी बाई रो। बेटा ये पी है जो आपको दोनों एक जैसा दिख रहा है, ये इसको आप पी लिख लेना, ये पी है प्रेशर। जहाँ गामा बेटा जो आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में करते हो, यानी सी पी बाई सी वी, वो है पी इज अनडिस्टर्ब प्रेशर। मतलब जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, यानी कोई प्रेशर में डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई कंप्रेशन रेयरफेक्शन नहीं बन रहा है, उस समय जो प्रेशर होगा वो पी है, और रो नीचे क्या है बेटा, डेंसिटी। किसकी डेंसिटी, गैस की। 88 प्रेशर वेव इक्वेशन कहलाती है। जब आप साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हो तो उसमें आप डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से भी अपनी इक्वेशन को बता सकते हो, और आप प्रेशर या डेंसिटी के फॉर्म में भी बता सकते हो। तो 88 है प्रेशर वेव इक्वेशन, जहाँ P है प्रेशर का वेरिएशन, P नॉट प्रेशर एम्पलीट्यूड, यानी प्रेशर वाइज कितना हाई या लो, और फिर K और ओमेगा बिल्कुल वही है, माइनस साइन फिर यही बताएगा कि वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है। जहाँ बेटा प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट वाले में एक डिफरेंस और याद रखना, कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाइज नोड बनता है वहाँ पे प्रेशर वाइज एंटी नोड बनता है, यानी डिस्प्लेसमेंट वाइज और प्रेशर वाइज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। बेटा 89 फॉर्मूला आपको प्रेशर एम्पलीट्यूड को रिलेट करके दे रहा है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के साथ में, यानी पार्टिकल एम्पलीट्यूड के साथ में। के वही है, वेव नंबर, रो डेंसिटी, वी वेलोसिटी इज एम्पलीट्यूड। यानी बेटा 89 वाला फॉर्मूला आपको प्रेशर एम्पलीट्यूड और जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है उनको आपस में रिलेट करके दे रहा है। 90th है, फिर वही बात आ गई बेटा जो भी आपने किया 83 वाले में, एक तरह से ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, तो इसमें आप एन की वैल्यू को जीरो से लेके चल रहे हो, तो ये एन की वैल्यू जैसे आपने जीरो लिया तो फंडामेंटल का केस मिलेगा, फर्स्ट लिया तो फर्स्ट सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, टू लोगे एन की वैल्यू, एंड सो ऑन। ओपन ऑर्गन पाइप में आपको इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स मिलते हैं। 91 जो है ये बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे कि अभी आपने ऊपर स्ट्रिंग फ्री एट 100 देखा। ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं, इवन और ऑड, जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप में बेटा क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं, मतलब उसमें इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट होते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है 92 नंबर, बेटा बीट फ्रीक्वेंसी दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है। अगर हम कहें कि हमने दो साउंड सिस्टम्स को एक साथ प्ले कर दिया, एक की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज और एक की फ्रीक्वेंसी है 98 हर्ट्ज, तो जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाओ, तो ये कहलाती है बीट फ्रीक्वेंसी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस पे, एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है। डॉपलर्स इफेक्ट, बेटा ये डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, ये इसमें ये जो बात हो रही है, ये हो रही है जैसे अगर कोई सोर्स और सोर्स ऑफ साउंड है और कोई ऑब्जर्वर है और उसके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तो बस इतना कंसेप्ट आप ध्यान रखो कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या उनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुन रहा है वो बढ़ती है, और अगर उनके बीच का गैप बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। अगर यहाँ बात की जाए वेलोसिटी ऑफ विंड की, तो ये क्या होता है, अगर हवा का बहाव सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ हो तो जहाँ जहाँ वी वेलोसिटी ऑफ साउंड है वहाँ प्लस ले लेना, चाहे ऊपर चाहे नीचे, और अगर हवा का बहाव ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ हो तो उसे माइनस ले लेना। 94th फॉर्मूला बेटा ये है साउंड की इंटेंसिटी का डेसिबल्स में। बीटा यहाँ पे डेसिबल्स में आता है 10 log 10 बेस आई, यानी जिस कोई साउंड वेव है जिसकी इंटेंसिटी आपको बेटा पता हो, और आई नॉट एक स्टैंडर्ड इंटेंसिटी, यानी एक साउंड की मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी अगर है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो आप रख देते हो, तो ये बीटा आपको इंटेंसिटी इन डेसिबल्स बताता है। यानी ये जो बेटा 94th वाला फॉर्मूला है ये इंटेंसिटी इन डेसिबल्स है। बेटा 95 ये डॉपलर इफेक्ट ऑफ फॉर लाइट है।
इसमें अगर सोर्स मूविंग अवे यानी वो दूर जा रहा है, बेटा इसमें जो एफ है फ्रीक्वेंसी, एफ डैश फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है। एफ फ्रीक्वेंसी यानी अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स है वो फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा है एफ के, और वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, सी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कह लें बेटा लाइट है। तो अगर सोर्स दूर जा रहा हो तब वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर जो होगा क्या सुनेगा, और अगर वो नज़दीक जा रहा हो तब क्या सुनेगा। ये 95 और 96 नंबर है। रेडार में बेटा चेंज इन फ्रीक्वेंसी अक्सर पूछी जाती है, तो उसका फॉर्मूला डेल्टा एफ, यानी जो फ्रीक्वेंसी रेडार ने एमिट किया वो गई किसी हवाई जहाज से टकराई, जो मान लो कोई दुश्मन देश का हवाई जहाज है, उससे टकराई और टकरा करके लौट के आई। तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आया उसी से रेडार्स ये पकड़ते हैं कि जहाज आपके सीमा के अंदर घुस रहा है, दूर जा रहा है, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेते हैं। तो इसमें एफ फिर वही फ्रीक्वेंसी है जो एमिट की गई है, वी जो यहाँ पर वी आ जाएगा, जो एयरप्लेन या कोई भी सिस्टम है जो आपके सीमा के अंदर घुस रहा है उसकी वेलोसिटी, और सी बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट या कह लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी। 98 बेटा ये जो ये पूरा फॉर्मूला सेट है बेटा, ये फिजिक्स मूनशॉट के टेलीग्राम चैनल पर भी है, उसको आप डाउनलोड करके और वहाँ से भी आप इसको रिवाइज करते रहो, और यहाँ तो हम लोग उसका प्रॉपर वीडियो रिवीजन कर ही रहे हैं। 98 बेटा ये फॉर्मूला है किसी पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स का 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूलों को थोड़ा सा कम जगह पर समेट दिया जाए, इसके लिए इसको ऐसे लिखा गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ऑब्वियसली बेटा इस लेक्चर्स का उद्देश्य ये है कि जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है या कुछ है उनका फास्ट रिवीजन। अब अगर बेटा किसी को ये नहीं पता है कि कूलम्स लॉ क्या होता है, तब ऑब्वियसली वो इस बात से कंफ्यूज हो जाएगा कि Q1 Q2 नीचे है 1/4πε0 यानी 4πε0 के साथ है, या वो कहाँ ऊपर है कि नीचे है। तो बेटा इस सीरीज का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग फास्ट रिवीजन करें। तो ये मानते हुए बताया जा रहा है कि आपको बेसिक चीज़ें या बेसिक फॉर्मूले आपको एटलीस्ट पता है कि Q1 Q2 ऊपर है कि नीचे। बेटा ये कूलम्स लॉ है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच की फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 चार्जेस हो गए, आर उनके बीच का क्या हो गया, सेपरेशन। 99 बेटा फॉर्मूला है जो कि चार्ज को रिलेट करता है किसी बॉडी के चार्ज को, कि उस पर कितने का चार्ज है, यानी किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही चार्ज हो सकता है। इसी को आप क्वांटम थ्योरी भी कह सकते हो या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कह सकते हो। ये आपके पास दो बार आता है कंसेप्ट, एक बार आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में, और एक है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो एन यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। ये फॉर्मूला ये बताता है कि आप किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही चार्ज दे सकते हैं या ले सकते हैं। बेटा 100 फॉर्मूला ये बताता है कि अगर मीडियम आपने चेंज कर दिया तो क्या होगा, यानी तब उस स्थिति में 1/4πε0 के, फिर Q1 Q2 ऊपर है, बाय आर स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला बताता है कि अगर दो चार्जेस के बीच में आपने मीडियम वैक्यूम की जगह कुछ और कर दिया, आपने ग्लास कर दिया, आपने माइका कर दिया, आपने कैरोसिन ऑयल कर दिया, आपने कुछ भी कर दिया, बस वो वैक्यूम नहीं है, तो उस कंडीशन में उनके बीच में लगने वाली फोर्स, अगर वैक्यूम में लगने वाली फोर्स बैठाती है एफ, तो वो F/K हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में फोर्स लग रही हो 20 न्यूटन की, और उनके बीच में अब आपने K=2 का मीडियम फिलअप कर दिया डायरेक्टली कांस्टेंट, तो फोर्स हो जाएगी 20/2 दैट इज 10 न्यूटन। 101 बेटा ये बता रहा है आपको किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा यहाँ पे आर स्क्वायर कर लो, एक टाइप मिस्टेक है एक्चुअली। बेटा ये जो फॉर्मूला सेट बना है ये बहुत फास्ट टाइपिस्ट ने भी जल्दबाजी में बनाया है कि जितना जल्दी हो सके ये प्रिपेयर हो जाए, ताकि जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम है इसी संडे को नीट 2022 का, और जेई वालों का 3 दिन बाद, तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो सके। तो छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हैं उनको हम लोग करेक्शन करते हुए बढ़ रहे हैं। जैसे बेटा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, जो 60 वाली सीरीज थी वो 8-10 दोबारा आ गए थे, यानी बेटा उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो फॉर्मूले हैं वो मोर देन 380 फॉर्मूले हो जाएंगे, लगभग 400 फॉर्मूले हो जाएंगे। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ये है पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। 102 बताता है कि अगर कोई हॉलो स्फेयर है, बेटा अगर कोई खोखला स्फेयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। 103 बताता है कि अगर हॉलो स्फेयर ही है तो उसके सरफेस पर, बेटा यहाँ भी नीचे हो रही है ये स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लो, तो 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। अगर हॉलो स्फेयर है चाहे सॉलिड स्फेयर है, ये बात ध्यान रखना,
सरफेस और बाहर के पॉइंट्स के लिए आप पूरे पूरे चार्ज को ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि वो कहाँ पे हो, सेंटर पर हो। तो सरफेस पर इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। 104, ये एक हॉलो स्फेयर के लिए बता रहा है, बाहर के पॉइंट के लिए बेटा यहाँ भी वही स्क्वायर छूट गया है टाइपिंग में। तो 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आप सरफेस के बाहर की बात कर रहे हो। अब 105, ये आ गया है एक सॉलिड इंसुलेटिंग स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के लिए 1/4πε0 क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यू। बेटा स्मॉल आर इसमें क्या है, सेंटर से दूरी, क्यू उस सॉलिड स्फेयर का टोटल चार्ज। अगर कोई इंसुलेटिंग स्फेयर है तो उसका टोटल चार्ज, सेंटर से उसके स्मॉल आर की दूरी। बेटा ये फॉर्मूला किसी सॉलिड स्फेयर के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इंसुलेटिंग स्फेयर के। और यही फॉर्मूला बेटा चल सकता है, आप कह सकते हो, जो पीछे अभी आपने कल के लेक्चर में देखा था या पिछले लेक्चर में देखा था, जो सॉलिड अगर कोई मासिव स्फेयर है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड का। 106, बेटा ये बता रहा है कि किसी सॉलिड स्फेयर के सरफेस पर कितने का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप ध्यान से देखो तो चाहे वो सॉलिड स्फेयर है ये, चाहे बेटा वो हॉलो स्फेयर है, अगर आप सरफेस की बात करो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है। 107, बेटा ये बाहर के पॉइंट की बात हो रही है, अगेन ध्यान दो। तो अगर कोई सॉलिड स्फेयर है उसके बाहर के पॉइंट की अगर बात करोगे तो 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये वही फॉर्मूला आ गया ना, जो कि अभी आपने देखा था किस नंबर पे, ये 104 पे। तो बेटा इसको ऐसे ध्यान रखो कि चाहे वो पॉइंट, जब वो सॉलिड स्फेयर है चाहे वो हॉलो स्फेयर है, सरफेस और सरफेस के बाहर उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, जो पोटेंशियल होते हैं, उनके फॉर्मूले सेम होते हैं। बेटा 108 आ गया, किसी लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर कोई लाइन या कोई इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2πε0 आर। बेटा जहाँ आर क्या है, उस पॉइंट की दूरी लाइन चार्ज से, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, या कह लें चार्ज पर यूनिट लेंथ। 109, बेटा ये सिलेंड्रिकल चार्ज है। अगर सिलेंड्रिकल कोई ऐसा सिलेंडर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका फॉर्मूला है अगेन लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द एक्सिस रेदर, और कैपिटल आर क्या है बेटा, सिलेंड्रिकल चार्ज का रेडियस। 110, ये बता रहा है अगर सिलेंड्रिकल चार्ज है रेडियस आर का तो उसके सरफेस पर। बेटा ये फॉर्मूले को आपको बहुत अलग से याद रखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। अगर आप फिर वही कंसेप्ट बैठा दो जो सेंटर ऑफ मास में होता है, कि स्फेयर के लिए पूरे पूरे मास को आप सेंटर पर है ऐसे बिहेव करते हो, और सिलेंडर के लिए पूरे मास को आप एक लाइन चार्ज पर बिहेव कर लेते हो। ऐसे ही मान लेते हो कि वो जो एक्सिस पर एक लाइन है उस पर पूरा पूरा मास है, ये पूरा पूरा चार्ज है। तो बेटा आप जो 109 वाला है उसी में अगर आप स्मॉल आर को कैपिटल आर बैठा दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको अलग से याद रखने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली 111 वाला आप देखो बेटा, तो ये बिल्कुल लाइन चार्ज के इक्विवेलेंट है। जो 108 वाला फॉर्मूला था बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है। तो जैसे ही आप सिलेंडर के बाहर गए तब तो आप पूरे पूरे सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा कैसे ट्रीट कर लो कि वो उसके एक्सिस पर एक वायर रखी है उसके जैसे। ठीक। 112, बेटा ये है किसी शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0। बेटा ये वैसे इंसुलेटिंग शीट का होता है, इंसुलेटिंग अगर कोई शीट है उसके लिए, या अगर कोई कंडक्टिंग शीट है और थिन है यानी वो पतली है तो उसके लिए भी यूज हो जाता है। यानी जो आप 112 वाला फॉर्मूला बेटा देख रहे हो वो फॉर्मूला दोनों जगह चल जाएगा, इंसुलेटिंग शीट के लिए भी और अगर कंडक्टिंग शीट है और थिन है, पतली है, उसके लिए भी। 113, बेटा ये है किसी कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई थिक कंडक्टर है, मोटा कंडक्टर है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, σ/ε0 वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बेटा तब करना जब क्वेश्चन ने आपको बिल्कुल साफ साफ कह दिया हो कि वो एक कंडक्टर है, वो एक थिक कंडक्टर है। अदरवाइज आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा σ/2ε0 का ही। 114, बेटा ये है किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, जिसको आप kp/r³ भी कहते हो। बेटा ये फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल का है। बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट के किधर होता है बताओ, अपोजिट डायरेक्शन। और अगर वही बात करो आप डाइपोल के एक्सिस पर, जो कि एक आपका 115 नंबर फॉर्मूला है, तो डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर के फील्ड का डबल होता है।
और एक्सिस पर जो फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, और बाइसेक्टर पर जो फील्ड होता है वो बेटा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये आ गया बेटा 116 नंबर, जो कि किसी एक कोई चार्ज रिंग अगर है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स ऊपर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 ये नीचे है। ये चार्ज रिंग का फॉर्मूला है बेटा। अगर ये कोई रिंग हो, जैसे आप मेरे हाथ को बेटा आप मान लो कि ये रिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड देखोगे तो ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में ऐसे जाएगा। एक्स क्या है, सेंटर से दूरी, ए क्या है उसका रेडियस। 117 बेटा ये बताता है टॉर्क का, यानी टॉर्क का फॉर्मूला दैट इज पी क्रॉस ई, डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो उस पर टॉर्क कितने का लगेगा। 118 बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है कि अगर कोई डाइपोल, बेटा यही फॉर्मूला एज इट इज मैग्नेटिज्म में भी चल जाएगा, बस पी की जगह आप क्या ले लोगे, कैपिटल एम, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ई की जगह ले लोगे आप मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी डाइपोल के, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो। 119 बेटा ये फॉर्मूला है किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी अगर वो ऐसा, जैसे कि कोई डाइपोल है और जो इस पॉइंट पर बेटा आपको फील्ड निकालना हो, पॉइंट यहाँ कहीं है, यानी वो ना तो एक्सिस है ना तो बाइसेक्टर है, तो उसके लिए आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो के पी बाई आर क्यूब, और उसके बाद बेटा क्या है 1+3 cos² थीटा रूट के अंदर। तो थीटा यहाँ एंगल किसके बीच में है, डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर। आर क्या है, सेंटर से दूरी उस पॉइंट की, जैसे मान लो इसको डाइपोल मान लें हम, और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो, तो इस पॉइंट पर अगर फील्ड को निकालना है तो ये है आर, और जब आप सेंटर से उस पॉइंट की तरफ लाइन खींचेंगे तो बेटा ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, ये एंगल हो जाएगा थीटा। थीटा यानी जो एंगल में आप यूज कर रहे हो थीटा में, फॉर्मूले में। 120 बेटा ये फॉर्मूला है किसी डिस्क का, अगर कोई डिस्क है और उसके सेंटर से कुछ दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बेटा स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, सेंटर से दूरी, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क, और सिग्मा बेटा यहाँ पे क्या है, चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। 121 बेटा ये है पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जनरल फॉर्मूला है। 122 बेटा ये पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन है, जो कि ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट उसका आपने डॉट प्रोडक्ट किया, बट और फिर लगाया आपने माइनस साइन। बेटा एक चीज़ आपको भी छूट रही है, आर पर भी वेक्टर साइन आप लगाओगे, क्यों, क्योंकि आप यहाँ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। तो R1 से R2 तक अगर आप गए तो बेटा ये पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन होती है, E.D.R, और R1 से R2 बेटा इसमें माइनस साइन क्यों ले रहे हो, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के ठीक अपोजिट होता है। 123 बेटा ये किसी हॉलो स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, बल्कि ऐसे ध्यान रखो कि किसी हॉलो स्फीयर के अंदर वही पोटेंशियल होता है जो उसके सरफेस पर होता है, क्योंकि सरफेस तक लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ा वो करना पड़ा, उसके अंदर किसी पॉइंट तक लाने के लिए तो आपको कोई वर्क की जरूरत पड़ी ही नहीं, इसलिए अंदर वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पर होता है। ये बेटा हॉलो स्फीयर के लिए बाहर के पॉइंट का हो गया पोटेंशियल, कि अगर आप हॉलो स्फीयर है और उससे बाहर जा रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो उसका पोटेंशियल हो गया क्यू बाई स्मॉल आर, जहाँ स्मॉल आर क्या है बेटा, सेंटर से दूरी, ऑब्वियसली वो डिस्टेंस कैपिटल आर से ज़्यादा है। 125 बेटा ये क्या है, ये है किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल। बेटा यहाँ पर एक ये 2r³ जो आ रहा है ये डिनोमिनेटर में है, तो ये कैसे लाइन रहेगी नीचे, डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूला बेटा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, फिर ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल r² बाय 2 कैपिटल आर क्यूब। ये किसी सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट चलो बेटा हम लोग इसमें 130 तक कवर करेंगे, ताकि इतना बेटा आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, और फिर आप नेक्स्ट वीडियो को देखो जिसमें कि इसके आगे का रिवाइज कराया जाएगा। किसी सॉलिड स्फीयर के बेटा, सॉलिड स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल, फिर वही ध्यान दो जो हॉलो स्फीयर के लिए था, तो हॉलो स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल, सॉलिड स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर।
127, ये अगर आप सॉलिड स्फीयर के बाहर निकल गए तो बेटा आप ध्यान दो, हॉलो स्फीयर के लिए भी तो वही फॉर्मूला था। यानी सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में जो भी डिफरेंस आएगा वो अंदर के पॉइंट्स के लिए अगर आए तो आए, लेकिन सरफेस और बाहर के लिए दोनों के फॉर्मूले सेम है। ये कंसेप्ट बेटा बिल्कुल सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। 128 बेटा ये डिस्क का फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का। अगेन वही डिस्टेंस है, डिस्क का रेडियस आपने यहाँ स्मॉल ए ले रखा है, सिग्मा यहाँ चार्ज पर यूनिट एरिया है, और स्मॉल आर बेटा सेंटर से उसकी दूरी। ये बेटा फॉर्मूला है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल का 1/4πε0 के, क्या कह लें, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। यानी बेटा अगेन ये अगर डाइपोल है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो ये है आर, और थीटा बेटा फिर वही करना है, एंगल लेना है किसके साथ, डाइपोल मोमेंट के साथ, तो के पी बाय आर स्क्वायर। और बेटा 130 पोटेंशियल एनर्जी, बेटा दो अगर चार्जेस हों Q1 Q2, उनको अगर आपने आर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो उस सिस्टम की बेटा पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है के Q1 Q2 बाय आर। इसमें बेटा आप चार्जेस को साइन के साथ लेते हो, और अगर मान लो काफ़ी सारे चार्जेस हैं तो आप n इंटू एन माइनस 1/2 ये फॉर्मूला चला के ढूंढ लेना कितने डिस्टिंक्ट पेयर बन सकते हैं। कोई पेयर छूटना नहीं चाहिए, कोई पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो बच्चों आज कभी इस वीडियो में बेटा इतना ही, इतने को रिवाइज करो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी इसका जो थर्ड पार्ट आएगा वो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएगा। तो बेटा टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, उसमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस, काफ़ी सारे अपडेट्स जाते रहते हैं। और बेटा यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखो ही, नोटिफिकेशन को ऑन रखो। ठीक, तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में। कंसेप्ट्स जो क्लियर कर रहे हैं हम लोग फॉर्मूले का, रैपिड रिवीजन, क्विक रिवीजन और फॉर्मूला जो फास्ट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, अच्छे से मेहनत करो, एक बढ़िया रैंक से सिलेक्शन निकालो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।